आज हम एक ऐसे कलाकार की कहानी में उतर रही हैं जो हीरो नहीं है, पर जब भी वो स्क्रीन पे आता है ना तो एक फीलिंग आती है, अरे यार ये तो बिल्कुल अपने जैसा है। एक चेहरा जो कभी हमें गोलमाल में हंसाता है तो कभी मसान में अपने चुप्पी से अंदर तक हिला देता है। आज हम संजय मिश्रा के सफर की परतों को खोलेंगे। और ये सिर्फ बायोग्राफी नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि एक एक्टर अपनी कला को जिंदा रखने के लिए क्या क्या करता है। ये बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। असल में संजय मिश्रा का करियर एक तरह से बॉलीवुड के एक बड़े सच को दिखाता है कि कैसे यहाँ कभी कभी आपकी सफलता ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। उनका सफर स्टारडम की चमक के बारे में है ही नहीं, ये एक कलाकार के उस अकेले संघर्ष के बारे में है जहां उसे खुद को खोकर फिर से पाना पड़ता है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? मुझे पता है उनका जन्म प्रयागराज में हुआ था 6 अक्टूबर 1963 को। पिता सरकारी नौकरी में थे, लेकिन उनकी बातों में, उनके अंदाज में हमेशा बनारस झलकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका बचपन और जवानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहीं बीता। और बनारस देखिए सिर्फ एक शहर नहीं है, वो एक मिजाज है, वो बेफिक्री, वो भाषा का खुरदरापन, वो जिंदगी को बहुत सीरियसली ना लेने का एटीट्यूड, ये सब उनके अंदर वहीं से आया। और एक चीज जो उनके पिता ने नोटिस की वो ये थी कि इस लड़के का मन पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन ये लोगों की नकल कमाल की करता है। कौन कैसे बोलता है, कैसे चलता है, वो बस घंटों तक लोगों को ऑब्जर्व करता रहता था। मतलब एक्टर बनने के बीज तो बचपन में ही पड़ गए थे। ये ऑब्जर्वेशन की आदत कमाल है। तो फिर इस हुनर को तराशने के लिए वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD पहुंचे। हाँ, 1989 में। और NSD जाना उनके लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जैसा नहीं था। वो एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा थी। NSD में कहते हैं आपको एक्टिंग सिखाई नहीं जाती, आपके अंदर से निकाली जाती है। वहाँ सिखाया जाता है कि चुप्पी का क्या मतलब है, आंखों से कैसे बात की जाती है, और सबसे जरूरी क्या, अपने अंदर के घमंड को कैसे तोड़ा जाता है। ये एक कलाकार को कह सकते हैं तोड़कर फिर से गढ़ने की प्रक्रिया है। सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये आसान नहीं रहा होगा। दिल्ली में रहना, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल, और वो सवाल कि क्या मैं कभी एक सफल एक्टर बन भी पाऊंगा, ये डाउट तो जरूर आता होगा। बिल्कुल आता था। उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया है कि वो दौर अनिश्चितता से भरा था। आप दुनिया के बेस्ट एक्टिंग स्कूल में हैं, लेकिन बाहर निकलते ही आपको काम मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो भट्टी आपको तपाकर कुंदन तो बना देती है, पर बाजार में आपकी कीमत लगेगी या नहीं ये कोई नहीं जानता। तो NSD की इस ट्रेनिंग के बाद जब वो मुंबई आए तो क्या उन्हें आते ही कोई बड़ा ब्रेक मिल गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। असल दुनिया का संघर्ष एकदम अलग था। जैसा कि ज्यादातर NSD ग्रेजुएट्स के साथ होता है, उनका सफर भी छोटे पर्दे से शुरू हुआ। 90s के दशक में उन्होंने चाणक्य, भारत खोज जैसे बड़े शोज में काम किया, लेकिन लोगों ने उन्हें शोज से नहीं विज्ञापनों से पहचानना शुरू किया। हाँ, मुझे याद है वो एप्पल सिंह वाला विज्ञापन, और उसके बाद वो एयरटेल वाला एड, जिसके बाद लोग उन्हें एयरटेल वाला गंजा आदमी कहने लगे थे। मतलब चेहरा जाना पहचाना था, पर नाम किसी को नहीं पता था। ये एक एक्टर के लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा है? बहुत ज्यादा। आप हर रोज सेट पर हैं, पर आपकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। ये वर्किंग एक्टर का संघर्ष है। आपको काम मिल रहा है, घर चल रहा है, लेकिन आप गुमनाम हैं। आप कहानी का हिस्सा है, पर कहानी आपके बारे में नहीं है। और इसी दौरान 1995 में ओ डार्लिंग, ये है इंडिया से, फिल्मों में डेब्यू भी किया, पर फिल्म किसी ने नोटिस नहीं की। इसके बाद तो सालों तक वो फिल्में करते रहे, कभी 2 सीन का रोल, कभी 4 सीन का। उन्होंने खुद एक बार कहा था, और ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। क्या? मैं फिल्मों में था, लेकिन फिल्मों में नहीं था। वाह, क्या लाइन है। मैं फिल्मों में था, लेकिन फिल्मों में नहीं था। ये पूरी स्थिति को एक लाइन में बयां कर देती है। लेकिन फिर 2000 के बाद चीजें बदली। रोहित शेट्टी की गोलमाल और दूसरी कॉमेडी फिल्मों ने उन्हें एक नई पहचान दी। वो अचानक से हर घर में पहचाने जाने लगे। उनके डायलॉग्स जैसे धोंडू, जस्ट चिल, मीम बन गए। हाँ, और यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जिस पहचान के लिए वो सालों से तरस रहे थे, जब वो मिली तो वो उनके लिए एक जाल बन गई। कॉमेडी ने उन्हें मशहूर तो कर दिया, लेकिन साथ ही टाइपकास्ट भी कर दिया। इंडस्ट्री ने उन पर कॉमेडियन का ठप्पा लगा दिया। मुझे ये बात हमेशा अजीब लगती है। एक एक्टर अपनी रेंज दिखा रहा है, वो आपको हंसा सकता है, और इंडस्ट्री उसे इनाम देने के बजाय एक डिब्बे में बंद कर देती है।
क्या ये सिर्फ कमर्शियल दबाव है या क्रिएटिविटी की कमी? ये दोनों का मिक्सचर है। कमर्शियल दबाव ये है कि अगर कोई एक्टर एक चीज में हिट हो जाता है तो प्रोड्यूसर उसी को बार बार भुनाना चाहता है, रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। अच्छा। और क्रिएटिविटी की कमी ये है कि डायरेक्टर और राइटर उस एक्टर में कुछ और देखने की कल्पना ही नहीं कर पाते। संजय मिश्रा के लिए ये एक सुनहरा पिंजरा बन गया था। पैसा मिल रहा था, शोहरत मिल रही थी, लेकिन अंदर का कलाकार घुट रहा था। वो जानते थे कि वो सिर्फ हंसाने के लिए नहीं बने। और शायद इसी घुटन का नतीजा था वो दौर जब वो सब कुछ छोड़ के चले गए थे। ये बात सुन के मैं हैरान रह गई थी कि 2013 के आसपास वो एक गहरे डिप्रेशन में थे और उन्होंने मुंबई ही छोड़ दी थी। हाँ, ये उनके जीवन का सबसे, कह सकते हैं, निर्णायक मोड़ था। वो सिर्फ बीमार नहीं थे, वो अपने काम से, इस इंडस्ट्री के तौर तरीकों से थक चुके थे। वो मुंबई छोड़कर ऋषिकेश चले गए और वहां एक ढाबे पर काम करने लगे। एक मिनट, मतलब सच में एक जाना पहचाना एक्टर जिसे लोग गोलमाल से जानते हैं, वो ऋषिकेश में एक ढाबे पर ऑमलेट बना रहा था? ये यकीन करना मुश्किल है। इस फैसले के पीछे क्या सोच रही होगी? सोच ये थी कि उन्हें संजय मिश्रा दी एक्टर के बोझ से छुटकारा पाना था। वो फिर से सिर्फ संजय मिश्रा द पर्सन बनना चाहते थे। वो गंगा किनारे घंटों बैठे रहते थे, खुद से बातें करते थे, ये समझने की कोशिश करते थे कि वो असल में चाहते क्या हैं। ये भागना नहीं था, ये खुद को खोजने की प्रक्रिया थी। उन्हें अपनी पहचान खोनी पड़ी ताकि वो अपनी कला की आत्मा को फिर से पा सकें। और वही खोज उनके अभिनय में एक ऐसी सच्चाई और गहराई लेकर आई जो कोई एक्टिंग स्कूल नहीं सिखा सकता। और जब वो इस आत्मखोज के बाद वापस लौटे तो जैसे एक धमाका हुआ। 2015 में रजत कपूर की फिल्म आई आंखों देखी। उस फिल्म ने तो सब कुछ बदल दिया। आंखों देखी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो संजय मिश्रा का इंडस्ट्री को एक जवाब था। एक ऐसा किरदार जो कहता है कि मैं सिर्फ उसी बात पे यकीन करूंगा जो मैं अपनी आंखों से देखूंगा। ये किरदार एक तरह से उनके अपने जीवन का प्रतिबिंब था। उस फिल्म ने साबित कर दिया कि ये आदमी सिर्फ हंसा नहीं सकता, ये आपको जीवन के सबसे गहरे दर्शन से मिलवा सकता है। बिल्कुल सही। आपको याद है हमने शुरू में बात की थी कि वो बचपन में लोगों को बहुत गौर से देखते थे। आंखों देखी देखकर ऐसा लगता है मानो उनका पूरा बचपन उस एक किरदार में सिमट गया हो। बिल्कुल सही कनेक्शन है। उस फिल्म के बाद तो जैसे डायरेक्टर्स की लाइन लग गई जो उनके अंदर के गंभीर एक्टर को एक्सप्लोर करना चाहते थे। मसान, कड़क, भूसले और हाल ही में आई वध। कुछ कहे सिर्फ अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से वो इतना डर और बेबसी पैदा कर देते हैं। कमाल था वो। बिल्कुल, वध का वो किरदार इतना आम और साधारण दिखता है कि वो और भी ज्यादा डरावना लगता है। और भोंसले को तो हम भूल ही नहीं सकते। एक अकेला रिटायर्ड हो चुका पुलिस वाला जो समाज में अप्रासंगिक हो चुका है। उस किरदार के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और वो अवार्ड सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, वो इंडस्ट्री की तरफ से एक माफीनामा जैसा था। ये स्वीकारोक्ति थी कि हाँ, हमसे गलती हुई, हम इतने सालों तक आपके अंदर के इस असाधारण कलाकार को पहचान नहीं पाए। आज के संजय मिश्रा को देखकर क्या समझ आता है? वो कोई सुपरस्टार नहीं है, उनके आसपास बॉडीगार्ड्स की भीड़ नहीं होती, वो आज भी लोकल ट्रेन में सफर करते दिख जाते हैं। लेकिन उनके पास क्या है? उनके पास वो है जो बड़े बड़े स्टार्स के पास नहीं होता, विश्वसनीयता, ऑथेंटिसिटी। जब वो पर्दे पर होते हैं तो आप किरदार देखते हैं, संजय मिश्रा को नहीं। उनके पास अनुभव की वो गहराई है जो सिर्फ सफलता से नहीं बल्कि असफलता, संघर्ष और आत्ममंथन से आती है। आज के युवा एक्टर्स के लिए वो एक जीती जागती मिसाल है कि धीरे चलो लेकिन सच्चे रहो। शॉर्टकट से स्टारडम तो मिल सकता है पर कला जिंदा नहीं रहती। इसीलिए शायद उन्हें पर्दे का साधु भी कहा जाता है। एक ऐसा कलाकार जो ग्लैमर की दुनिया में रहकर भी उससे पूरी तरह अछूता है। वो अब सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक विचारधारा बन गए हैं। वो उस कला का प्रतीक है जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप आपके दिल में उतर जाती है। हाँ, और वो आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनका किरदार हमेशा के लिए हमारे जहन में रह जाता है। तो संक्षेप में ये कहानी है उस आदमी की जो कभी हीरो बनने के दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ, लेकिन आज वो हर कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया है। एक ऐसा कलाकार जिसने साबित किया कि आपको भीड़ से अलग दिखने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपका काम आपकी सबसे बुलंद आवाज है। और उनका ये सफर हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। कला की दुनिया में या किसी भी फील्ड में असली सफलता का पैमाना क्या है? क्या वो बॉक्स ऑफिस के 100 करोड़ के क्लब है, सोशल मीडिया पे करोड़ों फॉलोअर्स हैं, या फिर दशकों तक अपने काम के प्रति वो अटूट ईमानदारी है जो आपको भीड़ में भी अमर बना देती है?
संजय मिश्रा का जीवन शायद यही सिखाता है कि असली सफलता किरदार को अमर कर देने में है, खुद को नहीं।